नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन घमासान अब भी जारी है। कांग्रेस ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं वो अब और तीखे तेवर के साथ जनता के बीच रख रही है। कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कल ही 8 पॉइंट्स में समझाया है कि किस तरह बिहार में चुनावी धांधली को अंजाम दिया गया। इसमें एक व्यक्ति के कई वोट डालने से लेकर चुनाव के बीच में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने और दूसरे राज्यों से खास तौर पर वोटर्स को भेजने जैसे कई सबूत पेश किए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टूबर को एक प्रेस नोट में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 42 लाख बताई थी। 7 करोड़ 6 अक्टूबर को ये प्रेस नोट जारी होता है और कुल मतदाताओं की संख्या वहां बताई जाती है 7 करोड़ 42 लाख, जबकि मतदान के बाद जारी भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति में 7 करोड़ 45 लाख बताया गया। इस पर कांग्रेस का आरोप है, ये आरोप है और कांग्रेस ने सवाल किया इसमें कि चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग अब जवाब दे कि आखिर ये 3 लाख वोटर्स कहां से आए, कहां से आए 3 लाख वोटर्स। इस पर इस आरोप का जवाब देते हुए चुनाव आयोग का जवाब आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 6 अक्टूबर को बताए गए 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं का आंकड़ा 30 सितंबर को मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन के बाद उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित था। चुनाव आयोग के अनुसार 3 लाख की बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि चुनाव नियमों के अनुसार योग्य नागरिक चुनाव की घोषणा के बाद भी मतदान के प्रत्येक चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 दिन पहले तक। चलिए, मान लिया कि इसी तरह 3 लाख वोटर्स बढ़े तो यही बात चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी करते वक्त क्यों नहीं बताई कि इसमें और नाम जोड़ने की संभावना है, और नाम में 3 लाख नाम आपने जोड़ दिए। बहरहाल अब मोदी की तरह चुनाव आयोग भी मन की बात करने लगा है। उसकी जितनी मर्जी आए उसने बातें बताई, उसका जब मन हुआ उसने कार्रवाई की, नहीं मन हुआ तो महिलाओं के खाते में 10,000 डालने की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग की इस मनमानी पर अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी कहा है कि क्या चुनाव आयोग हमें या आपको उस घर में ले चलेगा जिसका पता 00 लिखा है। मजाक बना दिया है पूरे देश का, ये कह रहे हैं SY कुरैशी। SY कुरैशी साहब का कहना है, ये कहना कि अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है दोस्तों, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश का मजाक बना दिया है। आप घरों के नंबर ऐसे दे रहे हैं। बहुत सारी बातें SY कुरैशी साहब ने कही है इस मसले पे। इधर मायावती जी की बात करूं तो मायावती ने भी एक्स पर लिखा है कि अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होता तो BSP और भी कई सीटें जरूर जीतती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे पार्टी के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि आगे और भी अधिक तैयारी के साथ काम करते रहने की जरूरत है। ये बात यहां मायावती आज लिखी हैं। उन्होंने ट्विटर पे अपने संदेश में ये बात कही है अपने कार्यकर्ताओं को। आपको बता दूं कि BSP के सतीश कुमार सिंह यादव को रामगढ़ से जीत मिली है, लेकिन और ये अकेली जीत है BSP की तरफ से किसी कैंडिडेट की बिहार चुनाव में। लेकिन मायावती का कहना है कि उन्हें और सीटें मिलती। आइए जरा अब प्लूरल्स पार्टी की बात करूं। प्लूरल्स पार्टी है पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी। LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई और पिछले साल आई थी, पिछले 2020 में आई, लौटी बिहार और उन्होंने चूंकि दरभंगा के रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई प्लूरल्स पार्टी। और पिछली बार भी काफ़ी सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी अखबारों में, मीडिया में। जैसे इस बार आपको प्रशांत किशोर नजर आ रहे थे, वैसे ही पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव के वक्त दिखाई दे रही थी। इस बार भी चुनाव लड़ रही थी पुष्पम प्रिया और उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुष्पम प्रिया का कहना है कि दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर, बहुत गौर से सुनिए इस पूरे इस ट्वीट को, बहुत गंभीर बातें यहां पर पुष्पम प्रिया ने लिखी हैं। उनका कहना है कि दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर हमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में महागठबंधन के उमेश सहनी का क्रमांक 6, मेरा अर्थात पुष्पम प्रिया का 7 और जनसुराज के RK मिश्रा का 8 नंबर बटन होगा। बता दिया जाता है कि किस नंबर बटन पे कौन सा होगा, आपका कितने नंबर पे होगा।
पर 24 घंटे के अंदर उसे ऊपर से बदलकर जो 6, 7, 8 था उसे 5, 6, 7 कर दिया गया। मशीन में शायद तय किया जा चुका था कि 6 नंबर के वोट नंबर 2 पर संजय सरावगी को ट्रांसफर करने हैं। 2 नंबर जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट थे संजय सरावगी, तो उस पर करना है। पर महागठबंधन को 6 नंबर पर रखने से भंडाफोड़ हो जाता। ये जल्दबाजी में इनकी पहली तकनीकी चूक थी। मशीन में एक बार ट्रांसफर का फॉर्मूला तय हुआ तो बेचारा ये गलती सुधार नहीं पाया कि मुझे अपने हजारों नाते रिश्तेदारों वाले होम टाउन दरभंगा में छोटे छोटे निर्दलियों से भी कम वोट आना और मुस्लिम वोटरों वाले बूथ पर रिकॉर्ड वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाना राजनीतिक व सांख्यिकीय दोनों रूप से असंभव है। मतगणना के दौरान स्वयं बीजेपी उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा है। पर नियति ने इस बार तय कर लिया है कि इनका पर्दाफाश कर ही देना है। इस बार इन्होंने इतनी गलती की है और मेरे पास हर बूथ पर इतने सबूत हैं कि इनका पोल खुलना तय है। #EVM। अब देखिए ये बात यहां कह रही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, और बहुत महत्वपूर्ण बात कि कैसे 6, 7, 8 3 कैंडिडेट, तीनों के नंबर दिए गए ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब आप वोट डालने जाते हैं तो नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, ये आप देखकर फिर आप अपने हिसाब से बटन दबाते हैं। नंबर 1 आपको पसंद है, नंबर 1 पे दबाएंगे। नंबर 2 का कैंडिडेट पसंद है, नंबर 2 पे दबाएंगे। इसी तरह इनको बताया गया कि आपका नंबर 6 होगा ईवीएम में, लेकिन बाद में 6 की जगह 5 कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इनका कहना है, पुष्पम प्रिया चौधरी का कहना है, चूंकि पहले से तय था कि ये 6, 7, 8 नहीं बल्कि 5, 6, 7 इसके वोट को ट्रांसफर करना है 2 नंबर पे संजय सरावगी को, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉनिकली, कि बटन कुछ भी दबाएं जाएगा वोट उनको, बीजेपी को। वही खेल यहां पर बताते हुए, उसका पर्दाफाश करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी कह रही हैं, और कह रही हैं कि अच्छा हुआ कि ये बातें आ गई हैं सामने और इस बार पर्दाफाश करके रहूंगी। अब सवाल उठता है कि क्या सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है? क्या वोटों की चोरी की साजिश में चुनाव आयोग खुद इन्वॉल्व था? इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। दूसरी तरफ जो बात मायावती कह रही हैं कि अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होता तो बीएसपी और भी कई सीटें जरूर जीतती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यही बात तो कांग्रेस, आरजेडी, बीआईपी, वाम दलों, इन तो सब ने कही है। लेकिन इस समय जीत के अहंकार में डूबा एनडीए इन आपत्तियों को हवा में उड़ा रहा है, और एनडीए का साथ दे रहा है वो मीडिया पूरा एक मीडिया तो लगातार उनके साथ था, दूसरा मीडिया जो हवा का रुख देखकर अपने आप को बदलता है वो भी अभी उसके साथ है। लेकिन विपक्ष ने अभी हथियार नहीं डाले हैं दोस्तों। अखिलेश यादव तो चेतावनी दे ही चुके हैं कि अवध में मगध जैसा हाल नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी भी मोदी के लिए बड़ी चुनौती हैं। और इधर कांग्रेस ने तो अब उन तमाम राज्यों के अपने कांग्रेस कमेटी के प्रभारियों, पीसीसी, सीएलपी नेताओं की बैठक बुलाई है 18 तारीख को, जहां अभी एसआईआर चल रही है। यानी पूरे 12 राज्यों में जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां के तमाम अपने प्रभारियों को, पीसीसी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, सीएलपी को, इन तमाम नेताओं की बैठक बुला ली है 18 तारीख को सुबह 10:30 बजे से, यानी मंगलवार को दिल्ली में 10:30 बजे से कांग्रेस ने अपनी तमाम इन 12 राज्यों के नेताओं की बैठक बुला ली है। और इस बीच उधर महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले, आप जानते हैं सुप्रिया सुले कद्दावर नेता, सांसद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है बिहार के चुनाव के रिजल्ट पर, जरा उनको सुन लीजिए। दिखाया है बहुत, ये इलेक्शन जो होता है लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है, तो यहाँ बहुत बार लोग एक साथ काम करते हैं। ये हमारे जो नए नेता होते हैं या हमारे कार्यकर्ता होते हैं, उनका इलेक्शन होता है, और कई बार लोकल इश्यूज पे ये इलेक्शन लड़ा जाता है। तो अगर सब एक दूसरे के साथ काम करना चाहे तो हमेशा हम पूरी राष्ट्रवादी जब एक संग थी, या जब शिवसेना और बीजेपी का भी अलायंस था, तब भी आपको याद होगा ये अलायंसेस के काफी बदलाव हुआ करते थे, तभी भी है। मैडम, मोदी जी ने कहा था कि जिस गंगा बिहार सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। No, I refuse to comment on any family issues. I think these are very personal and it's very unfortunate that it's in the public domain.
but I refuse to comment on any such things, one. But at the same time, I would like to share some observations with you about Bihar. If you look at Bihar's case, you must read an article written by Shekhar Gupta ji yesterday, and he has done a detailed analysis of the numbers. Lalu ji's vote has not reduced. BJP's vote is exactly where it was. Congress also vote is exactly where it was. So nobody has gained. It's the alliances that have won. So Lalu ji's one vote has also not gone down. Completely his vote bank is intact. So are you saying the Mahagathbandhan alliance is wrong? No, we'll have to introspect that. I mean, I will have to speak to the Congress about it because ना कांग्रेस के वोट कम हुए, ना लालू जी के कम हुए, ना बीजेपी के बढ़े. बीजेपी के वोट बढ़े नहीं है बिहार में, और लालू जी के ना कम हुए, और सबसे ज्यादा वोट लालू जी की पार्टी को ही मिले. ये पूरा डेटा आप ही के चैनल पे भी होगा और आज के अगर पेपर पढ़े उस सब में है. तो मेरे ख्याल से ये 1%, 2% या जो अलायंस, शायद ये सब कांग्रेस को ज्यादा पता होगा. मैं तो बिहार को दूर से देख रही हूँ. मैं वहाँ तो मैं फील्ड पे थी नहीं, तो जो फील्ड पे है उनसे ज्यादा, या वहाँ जो लोग आज डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उनसे बात करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा. Is this a time to rethink about Mahagathbandhan or India Alliance? No, this will vary from state to state. It's not one size fits all. But we clearly, any loss has to be introspected. We must introspect what went wrong. There's no doubt in my mind. तो सुन रहे थे आप यहाँ सुप्रिया सुले, और कह रही हैं ये बात हम लोग भी पहले से कहते आ रहे हैं कि चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन के और भी दूसरे दल हों, इन लोगों के वोट कम नहीं हुए हैं, और लेकिन और वोट उधर बीजेपी की भी नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी सीटें कम आई हैं. कैसे कम आई हैं? और पुष्पम प्रिया चौधरी जो कह रही हैं कि कैसे यहाँ जो दूसरे दल हैं, उनके दूसरे नेता जो चुनाव लड़ रहे थे, कैंडिडेट्स, उनके वोट को कैसे शिफ्ट कराया गया है, वो खेल इन्होंने पकड़ लिया है. यही बात हम लोग कल कह रहे थे. प्रशांत टंडन जी हमारे साथी अभी फिर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अभी स्क्रीन पर ले आएंगे हम तमाम साथियों को, और वो भी यही बात कह रहे थे कि कैसे दूसरों के वोट को शिफ्ट कराया गया है. ये एक ऐसी चीज है जिस पर विपक्ष के नेताओं को काम करना चाहिए. तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि बिहार रिजल्ट पर घमासान को देखते हुए क्या कहा जा सकता है. क्या पिक्चर अभी बाकी है, चुनाव नतीजों पर घमासान. चलिए आते हैं हम अपने तमाम साथियों के बीच और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. जरा स्क्रीन पर ले आइए, हमारे तमाम 4 साथी हमारे साथ मौजूद हैं. प्रफुल्ल कुलख्यान जी हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं, और जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं. आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है. स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी. प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं. प्रेम कुमार जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी. प्रेम कुमार जी, पिक्चर अभी बाकी है, घमासान जारी है, और इन सब के बीच देखिए, चाहे वो मायावती हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे पुष्पम प्रिया, छोटी पार्टी है लेकिन फिर भी जो बात कह रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं, और चाहे बीएसपी के अलावा इधर ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, तमाम नेता सब वही बात कह रहे हैं जो बात हम लोग पिछले 2-3 दिनों से कहते आ रहे हैं. चर्चा अभी और होगी, और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक बुलाई है. कैसे देखा जाए इसको, और इसके साथ साथ बिहार से और क्या कुछ खबर है, जरा खबरों पे भी बात करेंगे. आने वाले समय में हम अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी पता नहीं, लेकिन चुनौती देने, चुनाव आयोग को सबक सिखाने की तैयारी विपक्ष जरूर कर रहा है. जरा इन सब पे अपनी बात. जी देखिए, बात पुष्पम प्रिया जी से ही शुरू करते हैं. पुष्पम प्रिया जी को पिछले चुनाव में भी ऐसे ही अनुभव प्राप्त हुए. उनको लगा था कि उनके वोट ट्रांसफर हो गए, किसी और को चले गए, लेकिन तब पुष्पम प्रिया जी की जुबान नहीं खुल पा रही थी, क्योंकि वो अकेली थी. तो लग रहा था कि हम बोलेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे. लेकिन आज वही पुष्पम प्रिया जी कह रही हैं कि हमारे पास सबूतों के भंडार है, और वो एक के बाद एक सबूत रख रही है, जो आपने एक दिखाया भी, बताया भी. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी की जो मुहिम है वो बेअसर है, एकांगी है, एक तरफा शोर है, उनके लिए ये बात है. नहीं, फिजा बदल चुकी है, बदल रही है और बदलेगी. कि वोट चोरी इस मोदी सरकार में यथार्थ है, हकीकत है. चुनाव दर चुनाव जीतना,
नोटबंदी के बाद जीतना, जीएसटी के बाद जीतना, और हर चुनाव को हर आपदा के बाद जीतना, ये अब कहना कि मोदी है तो मुमकिन है, और कहना कि हम 2047 तक राज करेंगे, कि अगले 50 साल तक राज करेंगे, उन सब का जो निचोड़ है ये वोट की तिजोरी में की चाबी उनके पास है। वोट के तिजोरी की चाबी उनके पास है, इस वजह से ये सब दावे रहे हैं। अब हम सब भी जो बात कहते रहे थे, पहले दबकर छिपकर कुछ एहतियात बरत कर कहते रहते थे, लेकिन अब सच्चाई इतनी नजदीक से हमारे सामने आ रही है कि अब बोलने वालों की जुबान इतनी बढ़ गई है, संख्या इतनी बढ़ गई है कि ये मुद्दा अब मिटाए नहीं मिट सकता। कहां 200 से ज्यादा का बहुमत और कहां इतनी बड़ी तोहमत, दोनों एक साथ चल रही हैं। समझिए, अगर सही में बहुमत होता तो आदर के साथ लोग उसको स्वीकार करते, जुबान तक नहीं खुलती। भाई ऐसा ही बहुमत 2010 में भी तो मिला था, बिहार में ही मिला था, लेकिन तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए थे। क्यों? क्योंकि तब उस बहुमत में लोगों को लगा था कि ऐसी चीजें नहीं हुई। तब भी 90% स्ट्राइक रेट किसी पार्टी का नहीं था जैसा कि आज है। तब भी 206 सीटें मिली थी 2010 में एनडीए को, जब नीतीश कुमार और सब करके बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन तब ये सवाल नहीं। आज ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि हवा क्या बह रही थी और हवा क्या बहने लग गई। किसकी जीत की उम्मीद कर रहे थे और किसकी जीत हो गई। कितने से जीत हार देख रहे थे और कितने बड़े अंतर से जीत हार हो गई। तो ये जो फर्क दिख रहा है, ये फर्क सबको बेचैन किए हुए है। पूरा देश बेचैन है, सिर्फ बिहार ही बेचैन नहीं। अब है कि इस बेचैनी को जुबान कैसे दी जाए। ये बेचैनी लोकतांत्रिक तरीके से एक संघर्ष में कैसे तब्दील हो। चुनाव आयोग का रवैया देखिए, डकैतों वाला रवैया है, डकैतों वाला। उसके सामने एक से एक फरियाद पड़ी है, किसी भी फरियाद पर कोई शिकायत, कोई उनकी कार्रवाई नहीं है। लेकिन आप YouTube में वीडियो क्यों डाल रहे हैं, उसमें बात क्यों बोल रहे हैं, उसको पूछते हैं आप हमें सबूत दीजिए अन्यथा आप पर कार्रवाई करेंगे। अरे करिए ना कार्रवाई। भाई जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा तो राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने कहा कि एफिडेविट दे के दीजिए अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। नहीं दिया राहुल गांधी ने एफिडेविट। क्या कर लिया चुनाव आयोग ने? क्योंकि आपकी हैसियत ही नहीं है कार्रवाई करने की, क्योंकि आपने चोरी की है, करवाई है, और इस वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं। उस समय कहा कि राहुल गांधी एफिडेविट दें और सब कुछ करें। अखिलेश यादव सामने आ गए और हमने तो 15,000 में 1.5 लाख शिकायतें लेकर के आवेदन दे रखा है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की। यानी जब हम पूरे तौर तरीके से निवेदन करते हैं तब आप नहीं सुनते हैं, और जब हम अपने नागरिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कोई बात बोलते हैं और उल्टे धमकाते हैं, ये व्यवहार ही डकैतों वाला व्यवहार है। यही व्यवहार डकैतों वाला व्यवहार है कि आप स्वायत्त संस्थान हैं, आप पक्षपाती कैसे हो सकते हैं। आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं तो अपने जमाने में कई मंत्रियों पर एक्शन ले लिया करते थे। तुम एक अदद किसी अफसर पर, किसी कर्मचारी पर, किसी नेता पर एक एक्शन लेके तो दिखाओ। यानी चुनाव आयोग जितना मजबूत दिख रहा है उतना ही वास्तव में कमजोर है, कायर है। वो मजबूत दिख रहा है विपक्ष को का दमन करने के लिए, वो कायर दिख रहा है सत्ता के सामने जुबान खोलने के सवाल। ये दोनों बातें स्पष्ट हैं। तो चुनाव आयोग आज सबसे बड़ा हीरो और विलेन है। हीरो सत्ता के लिए, विलेन जनता के लिए। और ये
ऐसा हो ही नहीं सकता कि चुनाव आयोग की संलिप्तता के बगैर इतनी बड़े वोटों का हेर फेर हो जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, कई बातें आपने भी बताई, कई बातें उठ भी रही हैं। एक दो बातें हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे जीविका दीदी, उनको खुलेआम पैसे बांटे गए, चुनाव चलते हुए पैसे बांटे गए, आपने कुछ नहीं किया। इससे पहले के चुनाव आयोग एक्शन लेते थे, उदाहरण भरे पड़े हैं, रोक देते थे किसी घोषणा को, इसके भी उदाहरण भरे पड़े हैं। भाई स्मार्टफोन तो रोक दिया था ना अखिलेश अशोक गहलोत ने राजस्थान में बांटने की घोषणा की थी, तो चुनाव आयोग ने रोक दिया था। लेकिन कई उदाहरण है, मगर आपने रोका नहीं बल्कि होने दिया। इतना ही नहीं, जब लाभार्थी हो गई जीविका दीदी, जब उनके इसमें खाते में पैसे चले गए, तो उनमें से 1,80,000 जीविका दीदी को चुनाव की ड्यूटी पर लगा दिया। यानी चुनाव की ड्यूटी का पैसा और इंसेंटिव अलग से, तो वो चुनाव निष्पक्ष कैसे होने दे सकती है? वो तो ऐसे विजुअल्स आए जिसमें जीविका दीदी बोल रही थी कि जेडीयू को वोट करो, बीजेपी को वोट करो, ऐसे विजुअल्स तो आए थे। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यही था, वो पैसा 10,000 रुपया बोल रहा था, तो 10,000 रुपया जो सरकारी खजाना है, उसको क्या आप चुनाव को पथभ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? यह भी सवाल है। तो हर जगह ये बातें उठ रही। असली बात क्या है कि अब इस लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसका सामना किया जाए। एक कांग्रेस बैठक कर रही है, अपोजिशन बैठ रहा है, देख रहा है, क्या तरीका हो, क्या बहिष्कार करके उनको सत्ता चलाने की छूट दे दी जाए। मैं बहिष्कार वगैरह के पक्ष में नहीं रहता हूं। देखिए, चुनाव में रहते हुए आज ये स्थिति है कि सब लोग बोलने लगे हैं कि वोट चोरी हो रही। पहले वोट नहीं बोल रहे थे कि वोट चोरी हो रही। चुनाव लड़ते और हारते हैं और अप्रत्याशित रूप से हारते हैं, तब साबित होता है कि वोट चोरी हो रही है। आप लड़ेंगे ही नहीं, तब तो वो और बड़का ईमानदार बन करके सामने आ जाएंगे। इसलिए मैं कम से कम चुनाव बहिष्कार वगैरह का समर्थन नहीं करता। जी जी, बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। प्रशांत जी, जरा आपके पास आना, आपसे भी समझना चाहता हूं, ये जो ओवरऑल चल रहा है घमासान, और इसमें भी जो आने वाले समय में और बहुत कुछ निकल के आएगा, लेकिन जो बातें यहां आ रही हैं सामने, अब तमाम दल ये बात तो कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है अलग अलग ढंग से, लेकिन दो अलग अलग पार्ट में यहाँ पूरा का पूरा विभाजन भी दिखाई दे रहा है। मीडिया का एक धड़ा, पूरा का पूरा एनडीए, ये आप देख रहे हैं, पूरा एनडीए और मीडिया एक धड़ा नहीं, मीडिया का लगभग 95% मीडिया यही अब तो वो मीडिया यूट्यूब पे भी काम करने वाले जो मीडिया के लोग हैं, वो सब भी अब उधर ही उसी पक्ष में बहते हुए नजर आते हैं। सबको बहुत कुछ दिखाई देने लगा। कई लोग ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस के लोग सड़क पे दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे भी लिख रहे हैं लोग, कई लोग चाहे सोशल मीडिया पे इधर उधर, कि आपको तो कुछ आपने कहीं देखा क्या? हम लोग तो देख के आ रहे हैं प्रशांत जी, आप और हम देख के आ रहे हैं कि विपक्ष ने क्या काम किया है। अब इस बात को कितनी बार कही जाए और क्यों कही जाए? मेरा सवाल है, क्यों कहें? हम किसी को प्रूफ क्यों दें? जिसको जो जिस चश्मे से देखता है वो उसी चश्मे से देखता है। वो अगर भगवा चश्मे से देख रहा है तो उसको भगवा भगवा ही दिखेगा सब तरफ। लेकिन यहां सवाल वो नहीं है कि किसको क्या दिखता, सवाल ये है कि हम दोनों के बीच में ये जो इलेक्शन कमीशन की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये कब सुधरेगा? सवाल तो ये है ना। और कैसे सुधरेगा? ये जो बिल्डिंग है अशोका रोड पे, निर्वाचन सदन। प्रशांत जी। देखिए, मैं प्रेम कुमार जी की बात से सहमत हूँ कि बहिष्कार के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। बहुत से लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं कि सबको इस्तीफे दे देने चाहिए, बहिष्कार कर दो चुनाव का। ये तो उनकी एक नैतिक जीत हो जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज कि बहिष्कार वहां किया जाता है जहां पे असर हो बहिष्कार करने का। जिनकी आंखों में शर्म बची हो उसके ऊपर असर होगा ना बहिष्कार का। जिनकी आंखों में शर्म नहीं, उनसे आप बहिष्कार करके क्या करेंगे? मैं कुछ बातें रखूंगा सेकंड राउंड में, जैसे नीतीश कुमार अभी तक पब्लिक स्पेस में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, आगे की राजनीति क्या होगी। लेकिन इस में आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, मैंने पहले दिन भी ये कहा था और अभी भी ये कह रहा हूँ, और मुझे कोई सफाई नहीं देनी है राजीव जी ना आपको। हमारा काम इसी चैनल पे लोगों वीडियोस हैं, लोग जाके देख सकते हैं कि
उस वक्त लोग बात क्या कर रहे थे। और वो रैंडम वीडियोस हैं, वो कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, कोई कॉन्क्लेव नहीं है, वो सड़कों पे की गई बात है। और ये भी नहीं है कि फिल्टर करके एक बात की गई हो, उसमें हमको कोई सफाई नहीं देनी, वो काम सामने है, देख सकते हैं लोग। देखिए, अभी सुप्रिया सुले एक बात कह रही थी कि डेटा से समझाया। राजीव जी, हम लोग तो जो काम करते हैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और डेटा का काम भी करते हैं। एक ही डेटा सेट से 5 स्टोरी अलग अलग निकाली जा सकती हैं। तो ये डेटा की बात से बाल की खाल निकालने का वक्त नहीं है। वक्त एक बड़े बड़े संघर्ष का वक्त है। और मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी समस्याओं का समाधान भी बड़ा होना चाहिए। तो वो बड़ा समाधान क्या हो, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि जब राजीव गांधी के पास 414 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और
एक दूसरी चीज की रोज रोज की फायर फाइटिंग के लिए राहुल गांधी या बड़े नेताओं को सामने नहीं आना चाहिए। वो दूसरे काम है, दूसरे लोग हैं जो करते हैं। अब ड्राइंग बोर्ड पे बैठकर ये एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि एक राष्ट्रीय आंदोलन जो कि गैर चुनावी आंदोलन है वो कैसे खड़ा हो और कैसे देश की जनता को आप ये समझाएं कि ये जो बिहार में हुआ है या जो चुनाव आयोग कर रहा है ये इलेक्टोरल फ्रॉड है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, इससे संवैधानिक डेमोक्रेसी को खतरा है और हमारे आपके अधिकारों को खतरा है। इस ब्लूप्रिंट के साथ अब बात करनी चाहिए और वीपी सिंह के मॉडल को नए वैल्यूज के साथ, नए रियलिटीज के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत जी यहाँ पर। लेकिन इस बीच हमारे साथियों, आप लोगों से एक गुजारिश है, बने रहिए। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम कहें तो उसके कारण आवाज़ हमारी और हमारा वीडियो आप तक नहीं आ रहा था। लेकिन अब आप वीडियो भी देख रहे हैं, आवाज़ भी देख रहे हैं। बहुत गंभीर चर्चा आज हम कर रहे हैं और इस चर्चा में ये हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में हुआ क्या। बिहार में जो घमासान चल रहा है इस वक्त, इसका पर्दाफाश होना ज़रूरी है। और अगर ये बिहार में नहीं रुका, आप लोग भी कह सकते हैं कि लगातार आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के इस घमासान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप याद कीजिए कि एसआईआर की भी हमने खूब चर्चा की थी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई को भी हम लोगों ने लाइव आप लोगों तक पहुंचाया था। हमें पता था कि एसआईआर से ही बिहार में गड़बड़ियों की शुरुआत होगी, इसलिए उसको लगातार दिखा रहे थे और आज भी दिखाते हैं हम, आज भी हम आप तक पहुंचाते हैं। और यही यहां हो रहा है। अगर आज बिहार में जो कुछ हुआ है उसका पर्दाफाश नहीं किया गया तो कल को बंगाल में होगा, परसों असम में होगा, नरसों आप तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और तमाम दूसरे राज्यों में देखेंगे, देश में देखेंगे। इसके बाद क्या लोकतंत्र बचेगा? आप जरा सोचिएगा। और इसलिए यहां पर इन तमाम मसलों को बहुत गंभीरता से सोचने समझने की जरूरत है और इसीलिए यहां हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बातें उबाऊ लगें, कुछ बातें आप लोगों को लगे कि अरे ये बातें तो बहुत हो गई, चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप बढ़ेंगे आगे और महाराष्ट्र, माफी चाहूंगा, पश्चिम बंगाल जाएंगे तो वहां भी आप यही देखेंगे। पश्चिम बंगाल की जो बात है और कैसे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उन्होंने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल जाती है, इसका क्या मतलब माना जाए? बंगाल, गंगा जो है बिहार से बढ़ के आगे बढ़कर बंगाल, पश्चिम बंगाल में जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और समुद्र में मिलती है गंगा। लेकिन इस बात का क्या मतलब माना जाए, इस बात के क्या मायने निकाले जाए? हमारे साथी जुड़े हुए हैं कोलकाता से और प्रफुल्ल कोलकाता जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं प्रफुल्ल जी इस पूरे मसले को, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गंगा यहां से निकल के और बंगाल आती है, इसको कैसे देखा जाए? क्या इसे एक धमकी वाले अंदाज में देखा जाए कि जो हमने यहां किया, जो जीत हमने यहां हासिल की, वही जीत वहां? लेकिन एक पैटर्न भी देखिए, इस पैटर्न को हमारे तमाम दर्शकों को और उनके जरिए इस देश की बड़ी संख्या में जो देश के आवाम है उसको समझने समझाने की जरूरत है। इस पैटर्न में देखिए, आप हरियाणा चुनाव इसी पैटर्न से जीतते हैं, आप महाराष्ट्र चुनाव इसी पैटर्न से जीतते हैं, आप दिल्ली का चुनाव इसी पैटर्न से जीतते हैं, उसमें आप झारखंड के चुनाव को नहीं जीतने की कोशिश करते हैं, नहीं जीतते हैं। यानी जहां आप कोशिश करेंगे वहां जीतेंगे, क्योंकि यह भी है, ट्रोलर्स ये भी कहते हैं कि झारखंड का चुनाव तो जीत गए, विपक्ष जीता तब आपने कुछ नहीं बोला, कर्नाटक का चुनाव विपक्ष जीता तब आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन उस पैटर्न में आप तो यहां पर इस लोकतंत्र में इतनी गुंजाइश तो रखेंगे। आपने ये गुंजाइश तो नहीं छोड़ी थी ना कि, या आपने ये सोचा था क्या कि 101 सीटों पर लड़के और हम 89 सीटें जीत के आ जाएंगे? वो जो हमारे प्रशांत जी के हिसाब से वो अभागे हैं बेचारे 11-12 बीजेपी के सांसद, बीजेपी के कैंडिडेट जो नहीं जीत पाए, वो भी जीत जाते। आखिर वो क्यों नहीं जीते? और एक पैटर्न और भी है, बाद में आएंगे, उस पर बात करेंगे प्रेम कुमार जी के जरिए। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों के वोटों में देखिए, आप दोनों का वोट देखिए, 1,22,840, 1,22,804 और भी कई ऐसे हैं। ये 1,22,000, 1,23,000 ही वोट क्यों हैं? इस पूरे पैटर्न को समझने की जरूरत है। हो सकता है आज हमारे पास वो सारे प्रमाण नहीं है, वो सारे प्रूफ नहीं है, ये हमारा काम भी नहीं है।
विपक्ष लेके आएगा। उम्मीद है कि राहुल गांधी इस पे काम कर रहे होंगे, उनकी टीम काम कर रही होगी, बड़ी टीम है। लेकिन प्रेम कुमार, माफी चाहूंगा, प्रफुल्ल कोलख्यान जी, गंगा पटना से निकल के कोलकाता यानी बंगाल तक जाती है, कहने का क्या आशय है? कहने का आशय, सभी को नमस्कार, कहने का आशय बिल्कुल सीधा है और वे अब बिहार को जीतने की इन्वर्टेड कोमा में जीतने की घटना के बाद अब वो बंगाल जीतने की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वो वही सारा काम वहाँ भी कर लेंगे जो काम उन्होंने बिहार में किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जब जिस तरह की बातें करता है उस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है। वो बोलते हैं कि आप प्रूफ ले आइए। अगर हम प्रूफ ले आए, विपक्षी पार्टी क्यों प्रूफ ले आए? विपक्षी पार्टियों से प्रूफ की हम उम्मीद क्यों करें? विपक्षी पार्टी क्या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है? ये प्रूफ लाना तो चुनाव आयोग का काम है। अगर कहीं कोई शंका हो रही है, लोगों को शक है, शुबा है, संदेह है, सवाल है, तो जवाब चुनाव आयोग को देना है ना। विपक्षी पार्टी क्यों सबूत ले आए और वे उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या तमाम पार्टियां अगर मिल जाएं तो क्या उन्हें हमारे संवैधानिक संस्थाएं क्या उनको भारतीय मतदाताओं के अधिकार को वंचित करने के लिए अगर सारे पार्टियां मिल जाएं तो क्या चुनाव आयोग उसमें शामिल हो जाएगा? हमारी संवैधानिक संस्थाओं का, हमारे पूरे जो राजकीय निर्मिति है, हमारे स्टेट का जो फॉर्मेशन और फाउंडेशन है, इसको ही सवाल के घेरे में ला रहे हैं। वो बोलते हैं सबूत ले आइए। किसी प्राइवेट आदमी से इन्वेस्टिगेट करने का, हाँ ठीक है, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उनको इंटरोगेट करने का हक इंडिविजुअल के पास तो होता नहीं है। ये काम एजेंसियों के पास है, एजेंसियों को करना चाहिए। अब वो कोई एफआईआर करने जाता है तो पूरे क्राइम का पूरा प्रूफ लेकर के वह जाए कि हमने एफआईआर किया है किन्हीं के खिलाफ, तो उन्होंने अपराध किया, इसका पूरा सबूत लेकर के हम जाए पुलिस के पास कि पुलिस इसके लिए अधिकृत है, हमारे तरफ से पुलिस तैनात रहती है इस काम को करने के लिए। तो ये अद्भुत अद्भुत तर्क दिए जा रहे हैं उनके माध्यम। देखिए, राहुल गांधी ने आज जो पुष्पम प्रिया ने कहा कि उनका क्रम नीचे ऊपर हो गया, वोट ट्रांसफरिंग की बात थी, राहुल गांधी ने बहुत पहले ओटीपी की बात उठाई थी। ओटीपी का अर्थ यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड नहीं है। ओटीपी का अर्थ होता है वन टाइम प्रोग्रामेबल। जो चिप्स होते हैं उनको वन टाइम, एक बार अगर उनका प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है तो दूसरे उस पर कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता है। तो अगर एक बार क्रम उसका फिक्स हो जाता है, जैसा कि उनको बताया गया था ओटीपी के माध्यम से, यानी कि वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप्स में, तो फिर उसका असर तो उस ढंग से होगा। वो तो फिर आप ऊपर से कुछ भी लिख दीजिए, उसका मतलब वही होगा जो प्रोग्राम में फिक्स है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये भीतर की संरचना है, तकनीकी मामला है। उन्होंने मामला उठाया है, इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। और राहुल गांधी तो लगातार सबूत भी दे रहे हैं, कह भी रहे हैं, और जो सबूत दे रहे हैं उस सबूत को स्वीकार करना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग इसको नहीं स्वीकार कर रहा है। अभी प्रेम कुमार सर बोल रहे थे जीविका दीदी का, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सीधा सीधी है। आपने उनको 10,000 रुपया दिया, जीविका दीदियों को दिया, उन्हीं जीविका दीदियों को आपने चुनाव ड्यूटी में लगाया और उनको चुनावी ड्यूटी पर काम करने के लिए अलाउंसेज अगर अलग से मिलेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निश्चित रूप से है। और जो जीविका दीदियां हैं वे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है नहीं, तो कैसे उनको शामिल कर लिया गया पता नहीं, या क्या किया गया। तो इस प्रकार से आपने यह किया, और ये सब मुद्दे अभी मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इन तमाम बातों पर विचार करने का वही मतलब है कि जिसका मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया है उस मकान में लगे सीमेंट की क्वालिटी की हम चर्चा करें। ये सीधा का सीधा मामला ये है कि चुनाव आयोग किस सबूत की बात करता है। चुनाव आयोग तो अपने आप में गुनहगार है सारी प्रक्रियाओं का। कोई बता दे पता में और चीन में कितना स्ट्राइकिंग रेट होती है, कौन सी ऐसी हवा बह गई इस 5 साल में कि आपका स्ट्राइकिंग रेट 92-95 हो गया। 0.23% से लेकर के तो 5 साल पहले आप गवर्नमेंट में आए थे, 20-30 हजार वोटरों का अंतर था। इतना बड़ा क्या अंतर हो गया। और आज भी जो माइक्रो मैनेजमेंट आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से वोट शिफ्टिंग की बात बता रहे हैं, 7 करोड़ 42 लाख कैसे 7 करोड़ 45 लाख समथिंग हो गया वोटर आपका, 3 लाख कहाँ से आ गया। उसी समय में हम लोगों ने ये चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, यह चुनाव नहीं हो सकता है, और सचमुच में यह चुनाव नहीं हुआ है, ये धांधली हुई है। चुनाव कैसे होगा? आपका न वोटर लिस्ट तैयार है, आप उसमें बोलते हैं अंतिम समय तक आपका नाम जुड़ता रहा, चढ़ता रहा, न उसकी लीगल पेंडेंसी खत्म हुई है, कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, वहां पर भी विचाराधीन है मामला। अब मतदाता सूची तैयार नहीं है, आप आमदा है कि चूंकि आप
ये हैं, ऑटोनॉमी है, आप आमादा हैं कि आप चुनाव करवाएंगे, सत्ता आपके साथ है, आपने चुनाव करवा लिया, आप कहते हैं कि कोई हमारे पास ये नहीं आया, सबूत नहीं आया। इसलिए तो बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वे अपने अपने इलाके में एफआईआर लेने से डिनाई करते हैं और क्राइम ब्यूरो में उनका नहीं आता है, वो बोलते हैं हमारे यहाँ जीरो क्राइम है, क्योंकि एफआईआर तो लेते ही नहीं है। अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, लोग जाने से डरते हैं, अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे लोगों की आवाज सुनने के लिए, तो लोग अंत में चुप हो जाते हैं। क्या करेंगे लोग? अगर उनकी आवाज आप नहीं सुनेंगे तो चिल्लाते चिल्लाते लोग खामोश हो जाते हैं। तो लोकतंत्र को खामोश कर देने में इस चुनाव आयोग की जबरदस्त भूमिका रही है। आप कह रहे थे कि इतने दिन पहले तक ये होगा, अभी बसपा की मायावती कुमारी बहन मायावती कह रही है कि अगर चुनाव आयोग सही होता तो और सीटें मिलती। वो ये क्यों कह रही है कि सिर्फ बसपा को और सीटें मिलती? वे ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को अधिक सीटें मिलती? उनकी चिंता सिर्फ बसपा की क्यों है? उनकी चिंता इस बात की क्यों नहीं कि कांग्रेस को भी और सीटें मिलती, आरजेडी को भी और सीटें मिलती, या भारतीय जनता पार्टी को और सीटें जो मिली है उसे कम मिलती? तो जाहिर है कि ऐसा कह के वे यह तो साबित करना चाह रही हैं कि हम भी आपके दुख में शामिल हैं, हम भी सताए गए हैं। हालांकि आप सताए हुए लोगों के, सताने वालों के कि साथ हैं, आप उनका साथ दे रही हैं। कहीं खुल करके आप नहीं कह रही हैं कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। आप तो वहां पर बहुत छोटे स्टेक होल्डर थी, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, एक सामुदायिक संस्थान के रूप में आपकी सामुदायिकता की उपस्थिति बिहार में जबरदस्त है, लेकिन आपकी राजनीतिक पार्टी के रूप में मैं कह रहा हूं कि आपकी उपस्थिति तो वहां पर टोकन ही थी। और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको और बहुत सारी सीटें मिली होती। कितनी सीटें आपने लड़ी थी? ये नहीं कह रही है कि जो मुख्य जो विपक्षी पार्टियां थी उनके साथ क्या हुआ। तो ये अगर खंड खंड में हम देखेंगे, आपने ठीक ही कहा, प्रशांत सर ने कहा था कि गैर चुनावी लोकतांत्रिक आंदोलन की जरूरत है, और ये प्रशांत सर ने कहा था, जन मोर्चा का हवाला दिया था। इस समय में चुनावी राजनीति, चुनावी तंत्र को ज्ञानेश कुमार प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तंत्र के लिए वो प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बीपी सिंह के समय में जिस प्रकार किसी आंदोलन के किसी भी धारा से बीपी सिंह नहीं आए थे, लेकिन तमाम लोग उनके साथ खड़े हो गए, उसी प्रकार एकदम सही उदाहरण उन्होंने दिया है कि राहुल गांधी अगर कांग्रेसी धारा से हैं, उनके पास कोई अपना वैसा बैकग्राउंड नहीं है जो उनको कम्युनिस्ट समर्थन करें, उनको समाजवादी समर्थन करें। उन सबों को देश के बुद्धिजीवी को सामने आकर के खड़ा होकर के समर्थन कर देना चाहिए। और बीपी सिंह के याद है इलाहाबाद में तमाम लेखक, कलमकार, नए नए लोग, पत्रिका वाले, तमाम लोग जाकर के इलाहाबाद में डेरा डाल दिए थे बीपी सिंह के चुनाव जिताने के लिए। तो उसी प्रकार के एक चुनावी तंत्र के माध्यम से ज्ञानेश कुमार उसको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो लोकतांत्रिक राजनीति है इसको बचाने के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन की जरूरत है। और प्रेम कुमार सर भी कहा, इन्होंने भी कहा, प्रशांत सर ने भी कहा, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि बहिष्कार की राजनीति कोई राजनीति नहीं है। बहिष्कार करके हम क्या हासिल करेंगे? बहिष्कार तो वहां तक, रूठना का मजा तो तब न है, रूठने का महत्व तब है जब मनाने वाले के मन में कोई पीड़ा हो। जब कोई कंसर्न ही नहीं है आपको, तो फिर रूठना क्या? आपसे तो लड़ना है, आपसे युद्ध करना है, आप युद्ध में चले आए। हम राजनीति को समझ रहे थे कि चुनाव को युद्ध में ना बदल दिया जाए, इसमें दुश्मनी का भाव नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आपने राजनीति को एक दुश्मनी का मैदान बना दिया है, तो उसी प्रकार से लड़ना होगा। इसलिए इस समय में देश में राजनीतिक माध्यम से लोकतांत्रिक आंदोलन की जरूरत है। सर बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोकतांत्रिक आंदोलन की जरूरत है। जयशंकर जी, आपसे समझना चाहता हूं कि यहां जो बातें अभी आपने उस दिन सुनी होंगी, भाषण सुना होगा आपने नरेंद्र मोदी जी का, जो चुनाव के बाद अपने दफ्तर गए थे और वहाँ गमछा हिला रहे थे, वहाँ पे सुना होगा आपने, और उनके वक्तव्यों को लगातार आप सुन रहे होंगे। गुजरात में भी उन्होंने जो बातें कही, इन बातों से क्या कुछ निकल के आता है? क्या उनके भाषणों में अब धमकाने वाला अंदाज दिखाई नहीं देता? और किसको धमका रहे हैं, पार्टियों को या देश की जनता को, आवाम को? देखिए, उनकी बातों पे हंसा भी जा सकता है और रोया भी जा सकता है। मैसेज साफ है कि जैसा बिहार जिस तरह से हमने जीता है, उसी तरह से हम बंगाल को भी जीतेंगे, क्लियर है। दूसरा यह है कि हम लगातार वोट चोरी का इशू बनाते रहे, बिहार में यात्राएं की, सब कुछ की, उसके बाद भी चुनाव आयोग ने वही सब किया जो उसको करना था। इसका मतलब कि आप मान के चलिए कि अब इस देश में इसी तरह से चुनाव होंगे, और चुनाव आयोग जब तक
निरंकुश रहेगा, बेशरम तो पहले से ही है, निरंकुश उसको चुनाव कानून ने बना दिया कि अब उस पर कोई मुकदमा कुछ भी आप कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन ये सही है प्रशांत जो कह रहे हैं, मैं भी उस राय का हूं। एक तो बहिष्कार करने की बात का मतलब नहीं है, चुनाव के बहिष्कार करेंगे तो हम, ये देखिए इनकी जो मर्मरिंग शुरू हो गई है आरएसएस कैंप में कि चुनाव बेकार की चीज है, लोकतंत्र बेकार की चीज है। अब वो एक दलीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली टाइप का कुछ सोचना चाहिए। देखिए चीन में चुनाव नहीं होता है, रूस में नहीं होता है, आज नंबर 1 बनने की कोशिश में है चीन, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। तो उस ढंग से ये सब बाधक है, चुनाव और ये लोकतंत्र, ये सब जो है हमारी प्रगति और इस विकास में बाधक है। एक तो वो चला रहे हैं, और उसमें अगर आप भी बहिष्कार कर देंगे तो उनको एक तरह से आप फ्री हैंड दे देंगे कि भाई ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि एक तो आपको, ये बात मैं बहुत पहले से राजीव जी हर चुनाव के बाद कहता रहा हूं कि आपको एक तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा, चुनाव आयोग से लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आपको सड़कों पे उतरना होगा, चाहे राज्यों के उनके मुख्यालय हो, चाहे दिल्ली का मुख्यालय हो। दिल्ली के मुख्यालय को घेरना होगा और सवाल जवाब करने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है आपको और भी करना होगा। ये भी मैं कहता रहा हूं बार बार कि हर पार्टी को, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, अपने इलेक्शन सेल को, इलेक्शन चुनाव प्रकोष्ठ को और लीगल सेल को बहुत मजबूत करना पड़ेगा और उनको पूरी ट्रेनिंग देनी होगी। ये पहले कांग्रेस के लोग करते थे, हमको लगता है कि 70 के दशक तक तो पूरा ही करते थे, उसके बाद भी कहीं कहीं करते रहे, कहीं नहीं करते हैं। कि वोटर लिस्ट बनने से लेकर के उसके प्रकाशन तक आपका चुनाव प्रकोष्ठ पूरा देखता रहे। फिर कौन पोलिंग एजेंट बनेगा, कौन काउंटिंग एजेंट बनेगा, कौन कैसे रहेगा, इसकी सारी व्यवस्था पहले से ही की जाती थी। वो सब टूट गया, वो कनेक्शन टूट गया बीच में। तो एक तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा आपको। अब चुनाव आयोग जिस ढंग की बेशर्मी की बातें कर रहा है, जैसे ज्ञानेश कुमार ने भी कहा है कि साहब वो 3 लाख वोट जो है, वो चुनाव आयोग के लोगों ने कहा है कि 3 लाख वोट जो है वो उस पीरियड में जोड़े गए जब वो नामांकन से 10 दिन पहले कहा गया था, पहले भी अनाउंस किया गया था कि जोड़ा जा सकता है। तो अगर जोड़ा गया था 3 साढ़े 3 लाख वोट, तो क्या उसकी सार्वजनिक सूचना चुनाव आयोग ने दी? ये बताइए किसी को कि हाँ भाई 3 लाख साढ़े 3 लाख वोटर नए जुड़े हैं, ताकि विपक्ष के लोग भी उस लिस्ट को देख लेते, पता करते कि इसमें कौन कहां से आया, कहां से नहीं आया। तो आपने किया नहीं। अब सबूत आप मांग रहे हैं। 4 रेलगाड़ियां आ रही हैं, करनाल से आ रही हैं, सोनीपत से जा रही हैं, हरियाणा के लोग भर के जा रहे हैं। मीडिया इंटरव्यू कर रहा है, इंटरव्यू में वो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाजपा के लोगों ने हमारा टिकट कटाया, हम वोट देने जा रहे हैं, भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। पटका पहने जा रहे हैं, बीजेपी का पटका भी लगाए हुए हैं। वो और कुछ हो या ना हो, अगर आप तटस्थ और ईमानदार होते, जो आप कभी है नहीं, मैं बेहिचक कह सकता हूं कि आप नहीं है वो, अगर आप लेकिन होते तो सुओ मोटो रेलवे से ही पूछ लेते कि भाई आप 4 रेलगाड़ियां, स्पेशल रेलगाड़ियां आपने किस लिए चलाई थी, इसका पैसा किसने दिया था, ये जो यात्री गए थे उनके टिकट कुछ रिजर्व थे कि नहीं थे, क्या है, किसने उसका भुगतान किया है, ये आप सुओ मोटो पूछ लेते लेकर के। लेकिन आपके मन में चोर है तो आप क्यों पूछेंगे? दूसरी बात यह है, उसी तरह से जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि भाई लोगों ने डबल ट्रिपल वोटिंग की है। अब जो शांभवी चौधरी जो दिखा रही है कि दोनों उंगलियां दिखा रही है, सांसद हैं वो, उनके पिताजी मिनिस्टर हैं बिहार गवर्नमेंट में, अशोक चौधरी, वो दिखा रही है कि देखो हमने दोनों दिया। बल्कि उस वीडियो में हम देख रहे हैं कि अशोक चौधरी उसको थोड़ा सा समझा भी रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो। आपने एक बार भी पता किया कि क्या मामला क्या था? चुनाव आयोग ने कभी पूछा? एक नया जो ट्रेंड हुआ है, राकेश सिन्हा का जो आया था, तो राकेश सिन्हा ने बड़ी चालाकी की कि दिल्ली में वोट दे दिया, फिर दिल्ली की मतदाता सूची से अपना नाम हटवा दिया और जाकर के वो बिहार में अपने बेगूसराय गांव में वोटर हो गए। पढ़ाते यहाँ है दिल्ली में, उनका सारा काम है, सब राजनीति सब कुछ यहाँ करते हैं वो, लेकिन चूंकि गांव है बेगूसराय उनका पुराना, तो जाकर के अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में वोट हुआ था, दिल्ली में दे दिया, और जब यूपी में होगा तो हम जाकर के यूपी की लिस्ट में चले जाएं, यहाँ से हटवा दें। मतलब एक नया ट्रेंड शुरू किया है चुनाव आयोग ने कि जहां वोट वहां के हम वोटर। इस पर भी आपने कुछ नहीं किया। उत्तराखंड का आदमी, चलो ठीक है, राकेश सिन्हा तो बिहार के उनका गांव है। आप कह रहे थे ये वही है, शांभवी वाला मामला है। देखिए जी हाँ,
जी, उसके बाद वो दूसरे मतलब पहले पहले इस उंगली में, फिर पहले उसके ये बाद वाला दिखा रही है, फिर दूसरा जी वाला, देखिए ये जी। दोनों हाथ दिखा रही है ना वो, एक एक करके। तो अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? इससे बड़ा सबूत और कुछ हो नहीं सकता है हालांकि इस पे भाई। पटना, इसमें बता दूं, पटना के जिला प्रशासन का कहना था, इस पे आया था उनका बयान कि ये मानवीय भूल है, वो गलती से इधर इस उंगली में लग गए, निशान लगा दिया गया था उसके बाद। लेकिन सवाल ये उठता है जयशंकर जी कि शांभवी जो हैं ये सांसद हैं, आम नागरिक नहीं है। ऐसा तो आम नागरिक के साथ भी अगर हम कहें कि हमारे दोनों उंगली पे लगा दो तो नहीं लगाएगा वो, कतई नहीं लगाएगा। उसकी तो नौकरी जा सकती है अगर इस तरह की बात, और इनकी तो मेंबरशिप जा सकती है। अब आप चेक करिए कि इन्होंने वहां से, आप पहले चुनाव आयोग को चेक कराना चाहिए कि इन्होंने 2 बार वोट दिया कि नहीं वहां दिया। अगर मान लीजिए भूल हुई है कि क्या हुई है तो उसके लिए तो अलग बात है, लेकिन आपको चेक तो करना पड़ेगा, लेकिन चेक भी नहीं किया। तो ये राजीव जी, उत्तराखंड का, हाँ कुछ कह रहे थे। जी जी प्रशांत जी। हाँ, मैं जयशंकर जी, अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होगा अगर, हाँ तो आप जब वोटिंग डालने जाइएगा तो आप गलत हाथ दे के देखिएगा। नहीं लगाएगा, चुनाव अधिकारी लगाएगा। वो आपको वो हाथ, दूसरा हाथ मांगेगा। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। हाँ उसी उंगली में लगाएगा जो उंगली डेजिग्नेटेड है। जी नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि भाई आपने उसका पता नहीं किया कि वोट दिया। दूसरी बात यह कि मैं कह रहा था कि चलो राकेश सिन्हा तो बिहार में बेगूसराय के हैं वो, और दिल्ली में भी उनका वोट था, दिल्ली से उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटा दिया और फिर जाकर के उन्होंने वोट दिया। जो उत्तराखंड में भाजपा के सह प्रवक्ता हैं उनका कौन सा वोट बिहार में कहां से हो गया भाई? ये नई स्ट्रेटजी मैं आपसे बता रहा हूं कि बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी ने मुझसे बताया था कि जयशंकर जी, सो डाल डाल और पात पात का खेल है ये। आप लोग SIR करते रहेंगे, हम लोग उसके आगे बहुत बढ़ चुके हैं। अब पड़ोसी राज्यों से जहां चुनाव हो रहा है वहां पे बड़े पैमाने पे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना और उनके वोट पोल कराना पीसफुली शुरू के समय में, और फिर लौट जाना, ये एक नया ट्रेंड है ये। अब लेकिन मुश्किल यही है कि अगर वहीं पे हम देखिए, हमारा थोड़ा सा इसमें अलग है। अपोजिशन अगर उतना मजबूत होता है या उसकी ट्रेनिंग होती है उसके वर्कर्स की, तो भाई अगर मान लीजिए जयशंकर गुप्ता जा रहे हैं बिहार के किसी मतदान केंद्र पे वोट देने के लिए, तो वहां लोग पूछ सकते हैं कि भैया जयशंकर जी आप कहाँ रहते हैं। तो ये इस तरह का कोई उलझन से नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत प्रशिक्षण लेना होगा, प्रशिक्षित करना होगा अपने लोगों को, और ताकि वो लोग उलझन से करें। और दूसरा ये कि सड़कों पे आपको आकर के लड़ना पड़ेगा। मैं आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी की बहुत देखा मैंने, वोटर यात्रा बहुत, वोटर बचाओ यात्रा भी बहुत देखी, सब कुछ किया, लेकिन विपक्ष का कोई पटेल चौक पे धरना प्रदर्शन नहीं देखा। चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं देखा मैंने। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि आप अपना बोल लेते हैं, अपनी भूमिका खत्म हो गई, और चुनाव आयोग कभी चुप रह जाता है, कभी उसको कुछ और बोल देता है, फिर आगे वो बढ़ जाता है, फिर अगला चुनाव आता है, फिर आप उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि देखिए, इसको उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको लड़ना पड़ेगा। उनकी क्या स्ट्रेटजी हो रही है, क्या कैसे हो रहा है, उसको आपको समझते हुए फिर अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच जाए बगैर आपका काम नहीं बन सकता है। दूसरा, जैसे अभी प्रशांत जी कह रहे थे VP सिंह की बात, हम लोग भी उसमें शामिल थे उस समय, तब तो हालांकि हम पत्रकारिता में थे, लेकिन बिहार में भी VP सिंह आए थे, उनका कैसे चल रहा था। जगन्नाथ मिश्र अंदर खाने सपोर्ट कर रहे थे और बाहर से कांग्रेस बने हुए थे। तो लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि VP सिंह जो बोल रहे थे वही बात विपक्ष के सारे लोग बोल रहे थे। अभी मुश्किल क्या है कि राहुल जी जो बात बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग नहीं बोल रहे हैं। एक स्वर से अगर आपको बोलना होगा, कांग्रेस हम तो बहुत पहले से ये कहते हुए आ रहे हैं, मेरी ये व्यथा है। मैंने दैनिक भास्कर में लिखा था जब ये राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस बनानी पड़ेगी। तब से मैं उसी राय पे अभी भी अडिग हूं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे सेकुलरिज्म की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो कर रहे हो, उनकी पार्टी में आधा से अधिक लोग इसके खिलाफ हैं, मानसिक तौर पे इसके एकदम खिलाफ हैं।
कभी किसी वर्किंग कमेटी के नेता का आप बताइए, बयान बताइए जब राहुल गांधी के समर्थन में आया हो कोई बयान। भाजपा पे आप कोई अटैक करके देखिए, पूरा ट्रोल ब्रिगेड शुरू हो जाएगा, नीचे से ऊपर तक, उनके ऊपर से नीचे तक बयान शुरू हो जाएंगे, आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस से क्यों नहीं करते हैं, अपोजिशन से क्यों नहीं करते हैं? बाकी लोगों को भी करना चाहिए। ममता बनर्जी को नहीं मालूम है क्या कि जो बिहार में हुआ है कल उनके यहाँ भी होगा? तो वो इस पर क्यों नहीं मिल करके बोलती हैं कि जो बिहार में हुआ है वो गलत हुआ है? वहां लड़ने की बात तो कर रही है, ठीक है, अच्छा लड़िए आप, लेकिन संवेद स्वरों में, यह सुप्रिया बोल रही है, शरद पवार जी ने बोला है। शरद पवार जैसा आदमी जो राजनीति में इतना अनुभवी है, इतने लंबा उनका स्पैन रहा है पॉलिटिकल, वो कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, ऐसा हो नहीं सकता है। और हम लोगों ने भी बिहार को बहुत, अब तो खैर उतना संपर्क नहीं रहा, इस बार तो हम जा भी नहीं पाए थे, लेकिन बिहार को समझते तो हैं, हमारे लोग भी वहां हैं, उनसे बातचीत हमारी होती रहती है लगातार। इस की कल्पना से परे, इसको आप अकल्पनीय कर सकते हैं, जो भी ये है। ठीक है, बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, आएंगी। वो जीविका दीदियों का मामला है। अब जीविका दीदियों का बताइए, हमने तो ये सुना है राजीव जी, पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, कि 5500 रुपए अक्टूबर के पहले हफ्ते में बहुत लोगों के खाते में गए हैं। वो जो कोरोना में कोई श्रम शक्ति या क्या कुछ नाम से कोई शुरू किया था इन लोगों ने, उसका भुगतान हुआ है अक्टूबर के पहले हफ्ते में। बिहार से बहुत लारे लोग कर रहे थे, अब पता नहीं क्या स्कीम थी, मुझे ठीक से याद नहीं रहा, इसलिए नहीं कह पा रहा हूं मैं। तो अगर अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिया जा रहा है तो ये रिश्वत है कि नहीं है? और ज्ञानेश कुमार ने खुद ही कहा था, मेरे पास वो वीडियो रखा हुआ है, कि आपका 2 जगह वोट हो सकता है, लेकिन आप वोट सिर्फ एक ही जगह दे पाएंगे। तो कैसे लोगों ने अलग अलग जाकर के वोट दिया है? और जो ये है, मतलब आचार संहिता का साफ साफ कहना है कि भाई जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो किसी तरह का कोई भी स्कीम या लाभकारी योजनाएं आपको नहीं चला सकते आप। और आपने पैसे बांटे हैं, भाई पहले कहा था तो जिस दिन आचार संहिता लागू उस समय तक कर लेते, उसके बाद बंद कर देते आप। लेकिन मतदान हो रहा है उस समय भी आप पैसे दे रहे हैं लोगों के घर खातों में। औरतें पूछ रही हैं एक दूसरे से कि दीदी हमारे पास तो आ गया है, आपके पास आया कि नहीं आया है? तो चलो नहीं आया तो अगले हफ्ते आपके पास भी आ जाएगा। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, तो ये कहाँ, मतलब अगर चुनाव आयोग जरा सा भी शर्म होती, उसको जरा सा भी लिहाज होता, लेकिन शर्म और लिहाज नहीं है, और निरंकुश है। असल बात यह है कि उसको ये मालूम है कि हमारी सत्ता निरंकुश है, हमारे ऊपर कुछ है नहीं, कोई कर नहीं सकता है। कर सकता है तो एक ही कर सकता है, वो जनता जनार्दन है। अगर सड़कों पर उतर जाएंगे, राजनीतिक रूप से उनका विरोध होगा, लड़ाई होगी, तब तो लड़ाई लड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं, नहीं तो ये तो इसी तरह करते रहेंगे। जी 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 प्रेम कुमार जी, क्या कहेंगे इसमें और क्या जोड़ेंगे आप? देखिए, तो एक जयशंकर जी की ही बात से आगे कहता हूं कि हम आमतौर पर जो चोरी होती है, चोर होशियार होता है या जिसके घर में चोरी होती है वो होशियार होता है? मेरे घर में चोरी होगी, जो पैटर्न से चोरी होगी उस पैटर्न की सुरक्षा हम कर लेंगे। भाई दरवाजा में ताला लगा देंगे, वो खिड़की से घुस आएगा तो खिड़की को भी कुछ बंद करेंगे, वो सेंधमारी कर देगा तो फिर वहां भी हम सोचेंगे। लेकिन चोर हमेशा हमसे 2 कदम आगे होगा। तो जयशंकर जी से हम कहना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता जो अपोजिशन के होंगे वो तैनात रहेंगे, और इन्होंने जो चोरी की व्यवस्था की है बाहर से भेजने वाले लोगों की, उसको पहचान लेंगे। ये वही बात हुई। सर, चोर और दूसरा तरीका निकाल लेगा। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से रोक लेंगे? ठीक है, अगली बार आपकी सलाह मान लेंगे, रोक लेंगे, इस बार पता चला है कि ऐसा हुआ है, फिर उसके बाद कुछ और तरीके आ जाएंगे। आप कब तक कार्यकर्ताओं को और अपोजिशन को दोष देते रहेंगे? चोर को चोर बोलना जरूरी है भाई। अब हमेशा होता है भाई, लड़कियां रात में नहीं निकलती तो कुछ घटना नहीं होती, लड़कियां घर ही में रही। ये सोच को बदलना पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। चोरी हुई है, चोरी कराने वाले लोग वो हैं जो जिनकी चोरी से रोकने की जिम्मेदारी है, जिनकी वो चोरी करवा रहे हैं। और जो लोग वहां वोट कराने के लिए बैठे हैं, उनसे ज्यादा समझदार, ज्यादा सुसज्जित, ज्यादा तैयारी के साथ वोट चोरी कराने वाले लोग हैं। ये हम विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखना चाहते। दूसरी बात यह है कि
इस चुनाव में अभी हमने देखा जनसुराज एक मुद्दा उठा रहा है कि जो 14,000 करोड़ रुपए जीविका दीदी को बांटे गए, ये 14,000 करोड़ उस 21,000 करोड़, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं कोलख्यान जी? नहीं कुछ बोलना चाह, अच्छा हाँ बोल दीजिए कोलख्यान जी की आवाज अनम्यूट है ओह, जी ठीक है, आप बोलिए। जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि जो 14,000 करोड़ रुपए बांटे गए जीविका दीदियों में, वो उस 21,000 करोड़ का हिस्सा है जो वर्ल्ड बैंक से बिहार सरकार ने लिया। तो अब वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के उसको वोट मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये विदेशी ताकत का खेल बोलने वाली पार्टी, ये विदेशी पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा उसको लेकर, जो कि किसी और मद में किसी और काम में था, उसको आप चुनाव में वोट रिझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज, जो सार्वजनिक कर्ज है, बिहार पर हो चुका है, जिसका प्रतिदिन इंटरेस्ट 53 करोड़ है। ये बात भी उठाई जा रही, ये महत्वपूर्ण बात है। ये 14,000 करोड़ आए कहां से, इसको जोर शोर से उठाने की जरूरत है। चुनाव आयोग का कॉलर पकड़ के पूछने की जरूरत, तुमने कैसे ये होने दिया, कैसे ये हुआ। उस समय जब चुनाव प्रगति पर होता है तो राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों को इसलिए नहीं पकड़ते हैं क्योंकि लोग कहने लगते हैं कि देखो हार रहा है इसीलिए ये बात बोल रहा है, देखो हार का डर सताने लगा इसीलिए ये बात बोलने लगा। तो इसका जवाब तेजस्वी यादव ने दूसरे तरीके से दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो जीविका दीदी के लोन माफ कर देंगे। ये सब दूसरे तरह से कहा था। कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये पैसे क्यों बांटे गए। क्यों बांटे गए कहते तो देखो जीविका दीदी को पैसा दे रहे हैं तो दर्द इनको हो रहा है। ये चुनावी मुद्दा न बने, इसलिए एक मजबूरी भी होती है राजनीतिक दलों की। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए, अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। पूछा जाना चाहिए कि ये पैसा कहां से आया, कैसे देंगे, किसका है, क्या है, और ये नियम तोड़कर क्यों किया गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको पकड़ना ही पड़ेगा। और अब मुद्दा बन भी रहा, ऐसा नहीं कि लोग चुप हैं और जश्न मनाया जा रहा है। वो सरकार बनाने की तैयारी करते हुए भी उनके कान खड़े हैं। कांग्रेस को वो क्यों निशाना बना रहे हैं सबसे ज्यादा, सब जबकि सीट तो 6 ही आई है कांग्रेस की, बहुत बिहार में कमजोर हो गई है उनके मुताबिक। हालांकि वोट नहीं घटे हैं लेकिन कमजोर हो गई, फिर भी कांग्रेस को निशाना क्यों बना रही है? क्योंकि वोट चोरी का पर्दाफाश कांग्रेस के ही नेतृत्व में हो सकता है। कांग्रेस के ही नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन जो चल रहा है वो उसको मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। इस बात को बीजेपी जानते हैं, इस बात को नरेंद्र मोदी जानते हैं। इस वजह से तथाकथित जो विजय जुलूस, अरे विजय हुआ बिहार में मनाते हुए दिल्ली में, ये जो हर बार होता है, उस पार्टी के दफ्तर से जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उसका मकसद यही था कि कांग्रेस को टारगेट करो। कांग्रेस को उन्होंने वो मुस्लिम और माओवादी और तमाम तरह की पार्टी कह दिया। ये नफरत वाली सियासत, आप राजनीति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? कभी कुछ बोलते हैं, कभी मुसलमानों से इतनी नफरत। भाई माओवादियों से, मान लीजिए माओवादियों से तो वो गैर कानूनी राह पकड़ते हैं तो आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी को माओवादी बोलना, ये माओवादियों से गुस्सा नहीं करना है, उस पार्टी से नफरत करना है। तो कांग्रेस को माओवादी बताते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए कि कांग्रेस से ही बीजेपी को डर लगता है। राहुल गांधी क्यों निशाने पर है? पूरी मीडिया सलाह दे रही है राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देना चाहिए, बहुत चुनाव हरवा दिए, साथियों को हरवा दिए। अरे राहुल गांधी हैं तो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी हैं तो अपोजिशन का एक प्रतिरोध है, वरना ये प्रतिरोध भी ध्वस्त हो जाता, कोई प्रतिरोध करने वाला नहीं होता। देश में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता उस स्तर पर विरोध कर रहा है सत्ता की कारगुजारियों का, जिस स्तर पर राहुल गांधी कर रहे हैं। ये बात समझनी पड़ती। इसीलिए निशाने पर राहुल गांधी है, इसीलिए निशाने पर कांग्रेस है। लोग बोलते हैं कि बार बार राहुल गांधी को नेहरू से जोड़ के, इंदिरा से जोड़ के, राजीव गांधी से जोड़ के बोलते हैं। राजीव गांधी की जीत को लोग बोलते हैं वो तो
सहानुभूति में जीत गए थे, 414 सीट ले आए थे सहानुभूति में। अरे सहानुभूति में अगर वो जीत भी गए थे तो उन्होंने अपनी लाश देकर सहानुभूति पैदा की और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी। तो जो व्यक्ति माने सहानुभूति का कर्ज भी अपनी जान देकर चुका सकता हो, उसके नाम पर ऐसी बातें कही जाती है, इसलिए कि राहुल गांधी को छोटा दिखाया जा सके, इसलिए कि कांग्रेस को छोटा दिखाया जा सके। इंदिरा गांधी पर तमाम तरह की बातें की जाती है। इंदिरा गांधी ने अपनी जानते बूझते कि हमारी हत्या हो सकती है, उन्होंने सिख अंगरक्षकों को नहीं हटाया, देश के ऊपर कुर्बान हुई थी इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी के भी नाम पर उनको जितनी बार और जिस तरह से प्रचंड बहुमत आया वो भी एक इतिहास है। लेकिन उनके बारे में भी तरह तरह की बातें की जाती है। पंडित नेहरू का तो पूछिए, जबकि पंडित नेहरू अभी हमें यहाँ आज एक आलेख में पढ़ रहा था रामचंद्र गुहा जी का, वह उस आलेख में बहुत संक्षेप में जिक्र कर रहा हूं कि जो अमेरिका में जो जीत हुई मेयर पद पर, उन्होंने जब पंडित नेहरू का नाम लिया तो उस आलेख में रामचंद्र गुहा जी ने कहा कि मुझे याद आता है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का, जिन्होंने किस तरह से नेहरू का नाम लिया था, नेहरू से मिलने इंडिया आए थे और कितना सम्मान था। तो नेहरू का जो स्टेचर है वो स्टेचर वर्ल्ड व्यापी जो है वो नरेंद्र मोदी जिंदगी में भी नहीं पा सकते। इसी बात की जलन है उनको, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, नेहरू के खिलाफ कैंपेन चला। मैं विषय से भटक नहीं रहा हूं, मैं वहां बोल रहा हूं कि कांग्रेस को कैसे डिमीन किया जा रहा है। बिल्कुल। तब जबकि इतनी समृद्ध विरासत है, जब इतनी समृद्ध विरासत को आप डिमीन कर सकते हैं तो लालू प्रसाद और मुलायम प्रसाद जी की विरासत को डिमीन करने में इनको कितना वक्त लगेगा। बिहार में तो दिखाई रहा जंगल राज लालू परिवार, कई और लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। अरे परिवार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी चीख कर कहती है कि मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं उनके साथ रहने को तैयार हूं। वो चीख कर कहती है कि मुझे अपनी सास का अंतिम समय में चेहरा देखना है, देखने नहीं दिया जाता। कभी पूछा क्या कि मोदी परिवार में क्या हो रहा है, वहां स्त्री के अधिकार का क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ पूरी मीडिया तमाशा बनाई हुई है कि लालू परिवार में क्या हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि जो हो रहा है स्त्री के लिए आवाज न उठे, लेकिन इसमें भी सिलेक्टिव होंगे कि लालू परिवार की स्त्री के लिए बोलेंगे और मोदी परिवार की स्त्री के लिए नहीं बोलेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे, और खासकर राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी को पिछले 3 दिनों से बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, पूरा निकाला जा रहा है कि जहां जहां गए वो वहां कितनी सीटों पे मैक्सिमम सीटों पे वो जीत नहीं दिलवा पाए। भाई 35 तो सीटें आई हैं, अब कहां जीत दिलवाएंगे? 6 सीटें तो मात्र आई हैं कांग्रेस पार्टी के पास। अब उसके बाद से जी प्रेम कुमार जी, फिर प्रशांत जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया कल चला रही थी, परसों भी चला रही थी कि नरेंद्र मोदी जहां जहां रैली किए वहां जो जीत हुई 80% जीत हुई। हमने कहा रे मीडिया दिमाग भी पैदल कर दिया क्या अपना? जिस पार्टी की 90% जीत हुई हो वहां मोदी की सभाओं से 80% जीत हो रही है, तो ये मोदी का महिमा मंडन कर रहे हो कि मोदी का सत्यानाश कर रहे हो। लेकिन मीडिया उसको भी गान की तरह पेश कर रहा है कि जहां रैलियां हुई मोदी ने 80% स्ट्राइक रेट दे दी। जी प्रशांत जी, ये मोटी सी मोटी बात ये है, क्योंकि आज रविवार है और हम लोग थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में बात करते हैं जी आज के दिन। और आज वैसी खबरें भी नहीं, सिर्फ एक ही खबर है कि नीतीश कुमार अभी घर के अंदर है और वो खामोश है। उनका कोई बधाई धन्यवाद कुछ नहीं आया है सामने। तो और नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो कह रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल गई। हाँ, तो उनके अब वो क्यों खामोश हैं, क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, वो हम लोग देखेंगे एक आध दिन में। मैं उसमें कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए 2-3 बातें बड़ी मुद्दे की हैं, और जयशंकर जी भी हैं और प्रफुल्ल जी भी हैं, लोगों ने भी समय देखा है। देखिए निरंकुश सत्ता को चुनाव में नहीं हरा सकते आप, कि चुनाव आप 15 BLA लगा दीजिए,
ममता बनर्जी के तो पास पुलिस भी है, ममता बनर्जी के पास प्रशासन भी है, ममता बनर्जी बड़ा अग्रेसिव भी है। 25 लाख लोग 25 लाख नाम कट चुके हैं वेस्ट बंगाल में एसआईआर में अभी तक। तो वो किनके नाम कटे हैं क्या, अभी तो खबरें आएंगी, अभी तो एसआईआर वहां चल रहा है। देखिए, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी 15 बीएलए लगा दे, सीसीटीवी कैमरे लगा दे, अपने सीसीटीवी कैमरे लगा दे, उस गली में लगा दे जिस गली में पोलिंग बूथ है, आप नहीं कर पाएंगे। जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि वही वो वो किसी भी प्रकार से, और हमको आपको पता ही नहीं है कि पर्दे के पीछे सिस्टम कौन सा काम कर रहा था। अभी तो केवल हम ये मोटा मोटा जो हमारे सामने आया कि इतना वोट डिलीट हुआ, इतना विक्ट्री या डिफीट में अंतर है, उसका हम अंदाज लगा रहे हैं। पर्दे के पीछे क्या हुआ हमको नहीं मालूम है। जो वोट एडिशन हुए हैं वो कहाँ है? ये जो लोग दिल्ली से गए थे ट्रेनों में, उन्होंने कहाँ वोट डाले हैं? और जो ये तो हमको दिख गया, कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इसके अलावा किन किन रास्तों से कौन कौन कहाँ गया है, कौन से ब्राजील और पनामा और कहाँ कहाँ के लोगों के आई कार्ड बन के वोट डाल दिए गए, हमको पता ही नहीं है। ईवीएम के एल्गोरिथम में क्या चेंज किया गया है उनको पता ही नहीं है, जिसकी तरफ इशारा कर रही है पुष्पम प्रिया। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जनता को कन्विंस करना है। देखिए, मैं वापस वहां जाता हूं वीपी सिंह के समय में कि 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस्तीफा दिया था 89 में, लेकिन वो 86 से लेकर 89 तक जब जनता को उन्होंने कन्विंस कर लिया, उसके बाद उन्होंने वो स्टेप उठाया बायकॉट का। तो आप उसको अपसाइड डाउन नहीं कर सकते। बायकॉट या बड़े स्टेप तब होंगे कि पहला काम है कि आपको आम राय बनानी है कि डेमोक्रेसी खतरे में, जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। क्यों कामयाब नहीं हुए? सिर्फ एक वजह जिसको कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं 2014 से 2013 से, मीडिया। आज तक कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई मीडिया स्ट्रेटजी ही नहीं है, और यही मीडिया, ये गोदी मीडिया ही ये अपोजिशन की जो मिट्टी पलीद हो रही है उसमें वो सबसे बड़ा प्लेयर है। आप 1 घंटे के लिए जाके वहां डिबेट में बैठकर और कोई किसी बीजेपी के प्रवक्ता को आप निरुत्तर कर देंगे, लेकिन वो 23 घंटे क्या करता है उसमें आपको कंट्रोल नहीं है। यू आर नॉट सिटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ मीडिया कंपनीज। आप उनके बोर्ड में नहीं बैठे हुए, आप यू आर नॉट डिसाइडिंग द एडिटोरियल पॉलिसीज ऑफ दोज पीपल। उनकी एडिटोरियल पॉलिसी तो वहां से आ रही है व्हाट्सएप में, कोई मिस्टर जोशी की यहाँ से। तो सवाल ये है कि आज तक और जब तक अपोजिशन पार्टीज इस मीडिया को, आपकी कोई इलाज नहीं होगा, कोई अल्टरनेटिव मीडिया अपना नहीं क्रिएट करेंगे, अपना कोई मीडिया का दर्शन आपका नहीं होगा। देखिए, जब तक आप कम्युनिकेशन, वीपी सिंह के पास एक एडवांटेज था कि वीपी सिंह को मीडिया सपोर्ट कर रहा था। हमने भी उस वक्त इंटरव्यू लिया था, जयशंकर जी ने भी इंटरव्यू लिए होंगे उनके। तो उस वक्त तो हमसे कहा गया था इंटरव्यू लेने को, तो मीडिया उस वक्त सपोर्ट कर रहा था वीपी सिंह का, मीडिया का डार्लिंग थे वो। आज मीडिया के सामने राहुल गांधी विलेन है या उपहास का कारण है? और ये हाल तेजस्वी यादव का है, लालू प्रसाद यादव का है। हम भले ही आज कहते रहे कि आज से 50 साल बाद लालू प्रसाद यादव की जो इज्जत होगी, जो समाज में हैसियत होगी, जो इतिहास उनको जिस तरीके से याद करेगा, वो बहुत अलग तरीके से याद करेगा। वो हीरो होंगे भविष्य के समाज के। लेकिन आज तो आप उन्हें आज वो मीडिया क्या कहता है उनके बारे में। तो ये मैं तमाम सारी सामाजिक समस्याओं इन सब की चर्चा न करते हुए बहुत सिंपल सी एक बात है कि आपको जनता को कन्विंस करना है, और एक बार जनता कन्विंस होगी
तो ज्ञानेश कुमार हो या कोई कुमार हो, कोई राजीव कुमार हो, ज्ञानेश कुमार हो, कोई ईडी हो, कोई सीबीआई हो, कोई पुलिस हो, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मीडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपने जनता को कन्विंस कर दिया, तो अब जनता को कन्विंस करने का काम कैसे हो, ये अपोजिशन को दिमाग लगाना है। उनके पास बहुत बड़े बड़े दिमाग है, बड़े कंसल्टेंट हैं, सब कुछ है, और इतने बड़े दिमाग के बावजूद आज 12-13 साल से एक समस्या, सिर्फ जिसने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया था, वो एक समस्या को अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं हैंडल कर पाई है कि ये मीडिया का करे क्या। अच्छा, जहां ये जाके बैठते हैं वो लोग, अभी आप देख लीजिए कि कुछ जो सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव मीडिया भी है, उनके यहाँ भी ये लोग जाते हैं, उनको भी बढ़ाते हैं। तो वो आज किस तरफ है भाई? क्या आज वो कांग्रेस के साथ है? नहीं है। ना वो कांग्रेस के साथ है, ना तेजस्वी के साथ है, ना वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। वो तो ये कह रहे हैं कि आप थे नहीं वहां पे, आप तो कांग्रेस तो थी नहीं जमीन पे। और हम आप जाएंगे राजीव जी बंगाल में भी, और बंगाल की जनता हमसे कुछ कहेगी, एग्जिट पोल कुछ कहेगा, रिजल्ट आएगा 95% बीजेपी के पक्ष में। तो यही होगा, बंगाल में भी यही होगा। अगर आपने बंगाल से पहले, बंगाल के इलेक्शन से पहले आपने ये नहीं कर दिया कि आपने एक नॉन इलेक्टोरल सोशल बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया, जिसमें कि पूरे देश के बुद्धिजीवी शामिल हो, पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हो, लॉयर शामिल हो, पूरा रिटायर्ड जजेस शामिल हो, सब शामिल हो, तब आपको इनको स्टडी करनी चाहिए कि क्या हो रहा था वीपी सिंह के समय। तब आपको कामयाबी इसमें मिलेगी। अदरवाइज आप बैठते रहो मीडिया में और किसी बीजेपी के 2 कौड़ी के प्रवक्ता को, किसी को आप निरुत्तर कर दोगे और आप मेडल लेकर आ जाओगे वहां से। वो मेडल आप चमकाते रहो सोशल मीडिया पे कि हमने जो है ये इसको निरुत्तर कर दिया, और अंत में क्या होगा? वही होगा जो हम देख रहे हैं, और ये चलता रहेगा सिलसिला। और जहां से शुरू किया था, मैं वहीं पे बात अपनी खत्म करता हूं कि निरंकुश सत्ता को चुनाव में नहीं हरा सकते आप। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रफुल्ल जी। आप उस समय कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। जी, और मैं ये जोड़ रहा था कि जिसकी चर्चा कर रहे थे प्रेम कुमार सर, प्रशांत किशोर ने जो वर्ल्ड बैंक की चर्चा की थी, ये जो सॉवरेन इनडिसिप्लिन का मामला है। आपने जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर आप लोन लेते हैं, कहीं से फंड लाते हैं, उसको आप इस तरह से आप उसका डाइवर्सन नहीं कर सकते हैं। आपने जिन शर्तों पर लोन लिया था उन शर्तों पर नहीं करके उसका खर्चा आपने कहीं और किया है। ये एक इसको बोलते हैं सोवरेन इनडिसिप्लिन, जो राजकोषीय या ये राजकीय अनुशासनहीनता का नमूना है। और इसको हमारे सीएजी को भी कॉग्निजेंस में लेना चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस फंड का डाइवर्सन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो ये है ना पूरे देश की, ये क्या उसको बोलते हैं, लायबिलिटी में काउंट होता है। इसका इस तरह से एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है। मैं ये कह रहा था, ये बड़ा मामला है, बड़ा केस है, इस पर वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है। अडानी के मामले में भी ये बात थी, जो कोर्ट में वहां पर केस चल रहा है कि फंड उन्होंने रेज किया था एक दूसरे काम के लिए, और जिस फंड का उन्होंने इस्तेमाल किया ब्राइबिंग में यहाँ के लोगों को, जिसका केस अभी चल रहा है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है कि चुनावी तानाशाही को चुनावी लोकतंत्र के चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से विस्थापित नहीं किया सकता है। मेरी समझ बिल्कुल स्पष्ट है इस समय में कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम अगर देखेंगे, एक ऑटोक्रेट की तुलना डेमोक्रेट से हो नहीं सकती है। हम राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना करें ही क्यों, इनके एटीट्यूड की तुलना हो ही नहीं सकती है ना। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी ने सिद्ध कर दिया एक तानाशाही पार्टी है। तो दोनों के एटीट्यूड में ही फर्क है, दोनों की बेसिक्स में ही और मैट्रिक्स में ही डिफरेंस है। तो दे आर नॉट कंपेरेबल, वो तुलनीय ही नहीं है, एक दूसरे से तुलना ही नहीं हो सकती है। हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि मीडिया के प्रति कांग्रेस वह व्यवहार करे जो
भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कर रही है, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। और बीपी सिंह के समय में इसलिए मीडिया का सपोर्ट था कि मीडिया को पैसे के बल पर खरीदा नहीं गया था, मीडिया में पैसे का उतना चलन नहीं था। उसमें भी सर जानते हैं, आप लोग सीनियर आदमी हैं, उसमें भी पैदल चलने वाले संपादक थे जिनकी पूरे देश में बड़ी धाक थी, जो साधारण गाड़ी से चलते थे, स्कूटर ले लेने पर उस संपादक की इज्जत आसमान में उछल जाती थी, उनको साधारण लोग समझते थे कि ये बड़ा आदमी। तो वो जमाना कुछ और था, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आप इनकी तुलना ही नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही रवैया है। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ है कि मीडिया के साथ इनका व्यवहार ऐसा हो ही नहीं सकता है, और न हम कांग्रेस से उम्मीद कर सकते हैं करें कि वो ऐसा व्यवहार करें। कांग्रेस अगर लड़ते लड़ते राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी जी और उनके एटीट्यूड जी वीडियो डाउन हो गया आपका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आप बता रहे थे प्रफुल्ल जी, और बहुत महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जब से बिहार में चुनाव हुआ है और रिजल्ट आया है, चुनाव के बाद रिजल्ट में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसमें किसी को उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। और क्यों आखिर भरोसा नहीं हो रहा है, ये इसी की हम तहकीकात कर रहे हैं। भरोसा नहीं होने के पीछे कई सारे कारण, ढेर सारे कारण हैं। उन कारणों में सबसे बड़ा कारण ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एसआईआर के बाद से वहां वोटर जो वहां के मतदाता हैं उनके वोट काटे गए। और कल जो लिस्ट हम लोग आपके सामने लेकर आए थे, उस लिस्ट में आपने देखा कि कैसे डिलीटेड वोटर्स जो हैं, जो एसआईआर के दौरान जो डिलीट कर दिए गए थे वोटर्स, उनकी तुलना में जो एनडीए के कैंडिडेट और खासकर 128 कैंडिडेट जो जीत कर आए थे, वो उन्हीं डिलीटेड वोटर्स के कारण जीत के आए थे। ये दावा करना है कांग्रेस पार्टी का। जयशंकर जी, आवाज आ रही है हमारी? आ रही है जी। क्या कहेंगे जयशंकर जी? बातें हो रही हैं, मीडिया की भी बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे हो रही है जयशंकर जी की एक जो एसआईआर से लेकर अभी तक के ये पूरे चुनाव के दौरान आप देखिए, एसआईआर जिस वक्त पार्टियों को चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए थी, उस वक्त पार्टियां जो हैं वो एसआईआर की परेशानियों को झेल रही थी, और उसमें भी खासकर विपक्ष के लोग तो लगातार झेल ही रहे थे। बिहार में इसका कितना असर पड़ा होगा चुनाव के दौरान? नहीं, असर तो पड़ा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। एसआईआर का जो खेल इसीलिए तो किया गया ना, अगर अदरवाइज तो चुनाव से पहले क्यों करते आप? बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, तो आप तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए आप अभी से करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन बिहार का तो एकदम सामने था ना, उसके बाद आपने शुरू कर दिया था, तो वो तो उसमें कहीं की पूरी प्लानिंग है, प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं। उनका देखिए, उनका ट्रेनिंग इटली और जर्मनी के जरिए हुआ है, नाजी और फासिस्टों के जरिए उनकी स्थापना, उनके आरएसएस की स्थापना हुई है, उनकी पूरी एक कार्य पद्धति है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, बड़े आराम से सुनियोजित ढंग से काम कर रहे हैं। तो अब उसमें सफल भी हो रहे हैं, पहले नहीं हो पा रहे थे लेकिन अब हो रहे हैं। मुश्किल क्या है, देखिए मीडिया की बात तो हंसी भी आती है, और क्या कहा जाए, जो कांग्रेस का रोना यही है कि कांग्रेस मीडिया को उसी ढंग से हैंडल कर रही है जैसे जब वो सत्ता में रहती थी। अभी भी जो उसके खास लोग हैं, वो कौन लोग हैं, जो उनके मतलब जो बहुत करीबी माने जाते हैं, उसमें से कई लोग हमसे मिले थे और उन्होंने कहा, अरे सर वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। तो जो बहुत करीब थे, मतलब जो बरसों से आईसीसी भी कवर करते आ रहे हैं, टीवी चैनल्स में हैं, और बहुत प्रिय पात्र माने जाते हैं लोग, जो अब उनके आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं मैं, लेकिन वो लोग भी तो चूंकि उनकी अपनी मानसिक चमड़ी के नीचे एक चमड़ी है, वो चमड़ी कहीं और जाके जुड़ती है, मानसिक तौर पे कहीं और जाकर के जुड़ती है, उसमें उसको कहीं तेजस्वी यादव या कोई ये नहीं समझ में आता है, वो उसको वही समझ में आता है जो संघ और आरएसएस और बीजेपी के साथ खड़ा हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो कुशवाहा हो, वो तो समझ में आता है, लेकिन उसके खिलाफ लड़ता हुआ कोई नहीं समझ में आता है। तो खैर वो तो एक अलग चीज है, कांग्रेस की चिंता है, कांग्रेस को अपना चिंता करना होगा, नहीं करना होगा वो जाने। तो हम लोग तो ऐसे ही भी बहुत सारे टीवी चैनलों पे कांग्रेस के प्रवक्ता ही कह दिए जाते हैं, उधर वाले यही कहते हैं कि साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस से कोई आज तक थैंक्स तक तो आया नहीं है, आज तक तो हमको आज तक नहीं हुआ कभी भी, आज तक हमको सोशल मीडिया पे कोई कांग्रेसी फॉलो भी नहीं करता होगा। तो ये सब चीजें अलग हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी चिंता ये है, देखिए कहना बड़ा अच्छा लगता है, कई बार विरोधाभासी बातें भी प्रफुल्ल कर रहे थे, जो भी था कि साहब वो इससे नहीं लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते, तो जीत नहीं सकते हैं तो कर क्या सकते हैं, कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना।
आपको अपनी पार्टी में तैयारी करनी पड़ेगी, काडर को तैयार करना होगा, वैचारिक आधार देना होगा उसको, और उसके आधार पे उसको खड़ा करना पड़ेगा ताकि वो लड़ सके। आश्चर्य की बात है ना कि पूरे बिहार के चुनाव में किसी भी मतदान केंद्र से कोई शिकायत नहीं आई, कहीं भी कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, चाहे एजेंटों का हो, चाहे जनता का हो, या वोटर्स का भी हो, खुल करके जो आकर के प्रतिरोध करें। कांग्रेस में अभी भी बता रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी वही बात कर रहा हूं मैं, कि पहले तो कांग्रेस को तैयार करना होगा, बाहर बाद में लोगों को करना होगा, बाहर के लोगों को, या जो गैर चुनाव जो जैसा प्रशांत कर रहे थे लोकतांत्रिक आंदोलन, तो वो तो पहले अपने लोगों को तो तैयार कर लीजिए, वहां से लोग तैयार हो जाए, फिर बाकी जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको साथ में लेकर के आपको कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, कोई ना कोई एक बनाना पड़ेगा। सिर्फ भाषण कर देने से, रोड शो कर देने से, टीवी चैनलों पे बोल देने से तो बात नहीं बनने वाली है। उसके लिए उनकी स्ट्रेटजी को समझते हुए, अब ये कोई मतलब नहीं है तो कुतर्क है कि साहब वो चोरी कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या नहीं करेंगे। अरे भाई, तो हम क्या सोए रहेंगे? हमको अपनी तैयारी करनी है कि नहीं करनी है? किसी लेवल पर भी वो तो जाहिर सी बात है कि जब कतरा हर बार देखता रहता है कि आगे हम क्या करेंगे, कैसे चोरी करेंगे, लेकिन सामने वाले को भी सतर्क रहना पड़ेगा ना जी। ये काम भी वो कर सकता है। तो वो करने के बजाय अगर हम इस तरह से रोदन करते रहेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। सीधी सी बात एक ही है कि आपको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत भी लड़ना होगा, संघर्ष भी करना होगा, सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, चुनाव भी लड़ना होगा, चुनाव की वो सारी तैयारियां करनी होंगी जिससे आप उसको चुनौती दे सके। और वो कैसी तैयारियां होंगी, मैंने बताया ना, बहुत पहले से कह रहा हूं मैं। आप किसी भी पार्टी का राजीव जी उठा करके देख लीजिए, आरएसएस और बीजेपी को छोड़ करके, उसका चुनाव प्रकोष्ठ क्या कर रहा है, कहीं है भी कि नहीं है चुनाव प्रकोष्ठ, लीगल सेल है कि नहीं है। राहुल गांधी को पप्पू डिक्लेयर कर दिया आरएसएस वालों ने, बीजेपी के मीडिया सेल ने। कांग्रेस के किस वकील ने मुकदमा किया उस पर, अमित मालवीय पर या आईटी सेल पर किसने मुकदमा किया? क्यों नहीं किया? राहुल गांधी पर कितने मुकदमे हो गए, उनकी मेंबरशिप तक चली गई। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। आप अगर इसी तरह से खाली स्लीपर सेल बोलते रहेंगे लेकिन स्लीपर सेल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, जो लाइन आप तय कर रहे हो तो आप साफ साफ कहो पार्टी के अंदर में कि भाई अब हम इस लाइन पे चलने वाले हैं, आपको चलना हो चलो, नहीं चलना हो तो आप रुक जाओ, बैठो, आराम करो, या कहीं और मिलता है तो वहां पे चले जाओ। इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये बात भी नहीं हो पा रही है। अब कब तक करेंगे, कब करेंगे, पता नहीं चल रहा भाई। स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल है, लेकिन स्लीपर सेल के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमको अपने गिरबान में झांकना होगा, अपनी ताकत को पहचाननी होगी, अपनी कमजोरियों का भी आकलन करना होगा और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना होगा। जो भी लोग हैं, मतलब समाज में बहुत सारे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं, पत्रकारिता में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो आपके करीब नहीं हो सकते हैं। करीब आपके पास वो होगा जो आपकी चाटुकारिता करेगा, कहेगा बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है, इतनी बढ़िया रैली कर दी, इतना बढ़िया भाषण कर दिया, ओहो अब तो मजा ही आ गया। जयशंकर गुप्ता वो नहीं कर सकते हैं कभी भी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो इधर की बात हो चाहे उधर की बात हो। अगर आप में कभी नजर आए तो मैं उसका विरोध करूंगा। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रफुल्ल जी आपकी बात रुक गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं तकनीकी कारण से मेरी बात रुक गई थी, मैं इसे कंप्लीट करता हूं और शुरू इस बात से करता हूं, एक हल्की सी बात लेकिन जरूरी बात। देखिए, मुश्किल क्या है ना कि दो ईमानदार आदमी कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते, क्योंकि उनकी ईमानदारी में इतनी तेज और इतनी धार होती है कि वे एक दूसरे को स्वीकार पूरी तरह से नहीं कर सकते, उनका अपना वक्तव्य रह जाता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मेरी स्पष्ट बिल्कुल समझ है कि कभी भी हम ऑटोक्रेट और डेमोक्रेट की तुलना कर ही नहीं सकते हैं। राइट। हम क्या इस बात को याद कर सकते हैं कि जर्मनी का फांसीवाद कैसे खत्म हुआ था? जर्मनी का फांसीवाद, जिसका उदाहरण हम लोग बार बार देते हैं और भूल जाते हैं कि एटम बम गिरने से खत्म हुआ था, किसी चुनावी प्रक्रिया से नहीं खत्म हुआ था। ये क्या इतना आसान मामला है कि राहुल गांधी अपना प्रकोष्ठ ठीक कर लेंगे तो हो जाएगा? हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं उनसे कि वो ये करेंगे। जब तक जनता नहीं खड़ी हो पाएगी तब तक यह नहीं होगा। और राहुल गांधी लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी जब कांग्रेस से निकल गए थे तो अधिक प्रभावी नेता हो गए थे। कांग्रेस के नेता के रूप में गांधी जी जितने प्रभावी थे उससे ज्यादा 1934-35 में गांधी जी निकले थे। उसके बाद गांधी जी की स्वीकार्यता बढ़ गई थी। तो इतिहास के अनुभव हमें वर्तमान में रोशनी तो दिखा सकते हैं, लेकिन रोशनी की को रस्सी बनाकर हम उस पर चल नहीं सकते। हमारी मुसीबतें यह होती है।
मैं यह निवेदन कर रहा था कि देखिए, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को हमारे समय में आपस में भिड़ा दिया गया है। अगर हम लोकतांत्रिक मांग करते हैं तो ये कानून और व्यवस्था का मामला बन जाता है, और कानून और व्यवस्था के नाम पर लोकतंत्र का हनन होता है। तो इस सत्ता से जबकि सारी की सारी चीजें बिक गई है, खरीद ली गई हैं, और किसी भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री से अधिक कठिन संघर्ष राहुल गांधी का है, क्योंकि इंदिरा गांधी जब संघर्ष कर रही थी उनका संघर्ष एकदम सैल्यूट करने लायक है, लेकिन अधिकतर मामलों में वो प्रधानमंत्री के पद पर रह करके संघर्ष कर रही थी। राहुल गांधी बिल्कुल पैदल स्थिति में होकर के संघर्ष कर रहे हैं, और उनके साथ अगर युवाओं की टोली नहीं खड़ी होती है, वो लोग दिखाते हैं जो प्रत्यक्ष को मिलता है आज के समय में, जबकि इतना सब कुछ ऑडियो विजुअल इतना साफ साफ है, तब भी उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी जो चुनाव विश्लेषण बिहार के संदर्भ में जब हम लोग खास करके बात कर रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर जो बाकी है इसका अंतिम अध्याय चुनावी माध्यम से न भी हो, लेकिन है, इसका भी अंतिम अध्याय है। आगे देखिए कि क्या होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं कहूँ कि एक असामान्य परिस्थिति है, और असामान्य परिस्थिति में हम अपने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन में, असामान्य परिस्थिति की एक खासियत होती है कि वह व्यक्ति को एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन के भंवर में ठेल देती है। हम एक बात बोलेंगे और फिर दूसरी बात जैसे ही बोलेंगे हम अपने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन में जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि चुनाव आयोग ने धांधली की, अगर इस पर हम सहमत हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है ये विवेचन करने का कि आपकी चुनावी तैयारी में ये कमी रह गई। ये वैसी ही बात हुई कि जिसका मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया, उसके बारे में आप ये कहें कि इसने फल्ला कंपनी का सीमेंट क्यों नहीं इस्तेमाल किया था। भाई, अरे मकान गिरा दिया गया बुलडोजर लगा के, आप सवाल उठा रहे हैं कि इसने उस कंपनी का सीमेंट क्यों नहीं इस्तेमाल किया था। तो ये हमारा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन में हमको डाल देता है। इसीलिए मैं अपनी इस समझ के साथ उससे बचना चाहता हूं कि मैं किसी प्रकरण पर बात नहीं करना चाहता हूं चुनावी तैयारी के माध्यम से, क्योंकि ये चुनावी हार ही नहीं है। मैंने तब भी माना था कि इतनी अफरा तफरी में, इतनी जो है सो असमान चुनावी माहौल में कभी भी चुनाव नहीं हो सकते हैं, जिसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं, वह नहीं हो सकता है। ना आपका मतदाता सूची फाइनल है, 7 करोड़ 42 लाख से 7 करोड़ 45 लाख हो गए, किसी को खबर नहीं। जहां 0.23% से इतना फर्क आ गया था, वहां इतने अगर आ गए होंगे तो 3 लाख को 243 से भाग कर दीजिए, जो भी पड़ता है उतना चुनाव को प्रभावित करने के लिए काफी होता है। वोट किसी को मिला, सीट किसी को। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए जो किया गया है उसका विश्लेषण, मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग जब फांसीवाद की चर्चा करते हैं कई बार, तो बहुत हल्के मिजाज से हम चर्चा कर जाते हैं। मैं फिर याद दिलाऊं, मैं कहना नहीं चाहता था कि फांसीवाद का खात्मा एटम बम से हुआ था, कोई दूसरी राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और इस देश में अभी आगे पिक्चर अभी बाकी है, ये बिल्कुल इसलिए हम लिख भी रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है, ये घमासान अभी जारी है, पिक्चर बाकी है। इसलिए बाकी है क्योंकि आप तो प्रफुल्ल जी कोलकाता में हैं और वहाँ की सियासत को भी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब तो उधर ही बढ़ना है। और ऐसे भी गंगा पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या वहाँ से ये जो जीत की प्रक्रिया शुरू हो रही है वो वहाँ जाकर समाप्त